कान में कुछ भी हो तेल डालो। तो तेल डाल दिया जाए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग सड़े हुए घाव को, एक्सीडेंटल घाव को धोने के लिए, वॉश करने के लिए हम काम करते हैं उसमें। अगर उसको हमने अगर कान में डाल दिया तो पर नाक से कई बार मतलब खून आने लगता है। गाय का घी थोड़ा डाल देते हैं तो थोड़ा सील कर देता है, वो रोक देता है। ये किसी एक्सपर्ट एक और तरीका अपनाते हैं सर, जैसे खून आ रहा है नाक से तो कहते हैं मुंडी ऐसे पीछे करो, खून पीछे चला जाएगा। जो बहुत कम बोलता है, चाहे लॉक जा है बोलता ही नहीं है, उसमें वैक्स ज्यादा बनता है। जब हम जबड़ा चलाते हैं तो वो हेल्प करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में वैक्स को बाहर करने के लिए। अजीब अजीब आवाज आने लगती है, सीटी चलने की आवाज आएगी, झींगुर चलने की आवाज आएगी। हमने यहाँ नाक दबाया और इतना कस के छिनक रहे हैं या फोर्सफुली की इतना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि वो कफ जो है जुखाम का उस ट्यूब के रास्ते कान के अंदर चला जाता है। कई बार नहाते वक्त कानों में पानी चला जाता है, उसके बाद दर्द भी उठने लगता है कान में पानी जाने के बाद। जैसे अगर हमारी नाक से पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, सांस नहीं ले पा रहा है तो मुंह खुल जाता है। मुंह खुलेगा तो जो इनकमिंग इनहेलिंग जो एयर होती है वो जब लेगा मुंह से तो तालू जो होता है वो वाइब्रेट करती है। तो मैंने ये देखा है कि कई बार कोई मस्सा होता है उसको भी जलाने के लिए, गिराने के लिए लोग चूना लगाते हैं। तो जहाजों में तो जब नीचे आते आते कई लोगों के कान से ब्लड आने लगता है, बहुत दर्द होता है। हाँ। इतना ज्यादा होता है। हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं वो हमें कितना नुकसान पहुंचा देते हैं कई बार जाने अनजाने, उन्हीं को समझने के लिए हम ईएनटी स्पेशलिस्ट पीएन सिंह को बुलाए हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम कानों में तेल डालते हैं, हमारी दादी, हमारी मम्मी ये बताती हैं कि दर्द हो तो कान में तेल लगाना चाहिए, ईयरबड्स से हम जो कान साफ करते हैं, ये सारी चीजें जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो कितना सही है या इससे हमें कितना नुकसान हो सकता है, ये सब कुछ समझेंगे। डॉक्टर सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्ते मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये कि कान में खूंट या वैक्स इकट्ठा हो जाता है, उसे निकालने के लिए कहीं ना कहीं तेल डालते हैं। ये माना जाता है कि उससे जो वैक्स है वो फूल जाएगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये बताइए, कानों में तेल डालना कितना सही है? नॉर्मली हमारे समाज में बहुत पहले से दादी माँ के नुस्खे के साथ से ये फेमस है कि कान में कुछ भी हो तेल डालो तो तेल डाल दिया जाए, उससे कुछ आराम मिल जाता है। सरसों का देसी तेल। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दें तो तेल ज़्यादातर नुकसान ही करता है कान में। अच्छा। अब वैक्स की बात की आपने, वैक्स देखिए दो तरह का होता है। एक तो गीला वैक्स होता है जिसमें कभी जरूरत नहीं पड़ती है, वो हल्की फुल्की एक रुई की फाह से या ब्रश से साफ किया तो निकल आता है। लेकिन एक इम्पैक्टेड वैक्स होता है जो बिल्कुल कड़ा सा इम्पैक्ट होता है, कड़ा होता है। डेफिनेटली अगर उसमें हम तेल डालते हैं तो उसको थोड़ा सा वो लूज करता है, लेकिन उसका बैड इफेक्ट ये होता है कि जब वो लूज करता है तो और फुल्ली पैक्ड कर देता है, जिसके उसको लगता है कि पेशेंट को अब तो कान सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम से बंद कर देता है। तो फिर उसके बाद वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आकर के उसको मैन्युअली निकालना ही पड़ता है या किसी सिरिंजिंग मशीन से निकालना पड़ता है, अल्टीमेटली निकालता है। लेकिन 99% केसेस में तेल डालना या तेल के साथ और कुछ भी घरेलू नुस्खा जो बनाया जाता है वो नहीं डालना चाहिए। अच्छा, वो नुकसान करता है। एक चीज बहुत कॉमन है, आपने देखा भी होगा, सड़कों पे बाइक की चाबी ले लिया उससे कान खोद रहे हैं, माचिस की तिल्ली से कान खोद रहे हैं, कुछ भी जो पेन मिल गया तो पेन से कान खोद रहे हैं। ये कान खोदना जो है, ऐसा लगता है कि कुलबुलाहट है, कुछ परेशानी है, हमें रिलैक्स मिल रहा है इसलिए हम जो है वो कान में कुछ ना कुछ डाले रहते हैं। ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? नुकसान देता है। जैसे थोड़े समय के लिए कहीं भी आप कुलबुलाहट हो रहा, कहीं भी अगर आप उसको खुजलाते हैं तो थोड़ा आराम तो थोड़ा मिलता ही है तत्कालिक रूप से। लेकिन बात यह है कि उसमें ईचिंग या कुलबुलाहट होती क्यों है कान में? कान में चूंकि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे उसमें फंगस के स्पोर होते हैं और भी गंदगियां होती हैं जो ईचिंग का कारण बनती है। तो वो ईचिंग की वजह से अब जो चीज़ अवेलेबल है उसको तुरंत में उसी से वो करता है। हेयर पिन ले लेगा, चाबी ले लेगा या कुछ भी ले लेगा और उसको वो खोदने लगेगा। लेकिन वो भी भूल जाता है कि उसको मालूम नहीं होता है और उससे वो स्क्रैच मारता है। एक्सटर्नल कैनाल जो होती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, कान के जो रास्ता है, और उसकी स्किन में स्क्रैच मारेगा और स्क्रैच मारने के बाद वहाँ पे वो इन्फेक्ट हो जाता है और 2 से तीसरे दिन वो दर्द करके आता है।
तो ये पक भी भी देखा सकता गया है है, क्या इस वजह से? ये भी देखा जाता है कि 2-3 दिन में इतना तेज उसको पेन होने लगा कि अल्टीमेटली वो डॉक्टर के पास उसको आना पड़ता है। हाँ, ज़रूरत है अगर इचिंग हो रही है तो रुई का फाहा बना लें, हम्म अगर उसके पास समय है तो। हम्म घर में कुछ भी नहीं है तो स्प्रीट अगर मिल जाए तो स्प्रीट ले ले, अगर स्प्रीट भी नहीं है तो बहुत सारे लोग आफ्टर शेव लोशन जो होता है उससे थोड़ा गीला कर लें और उसमें वो साफ कर सकते हैं। लेकिन रुई का फाहा कैसे घुसेगा ये भी देखना है। तो हमारे घर में कुछ ऐसी स्टिक होती है, जैसे वो सीक वाला जो झाड़ू मैं बताऊं, अगर उसमें बहुत सारे खांचे होते, रोएं होती हैं, वो रुई फंसा दीजिए तो जल्दी निकलता नहीं है। तो उसको रुई फंसा लें उसमें और आगे के बिल्कुल फ्री रहे और उस पर उसको गीला करके साफ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी नंगी हेयर पिन, माचिस, स्टिक या की से अगर आप साफ करती हैं तो आपके कान को डैमेज करेगा। आप रुई का जिक्र कर रहे हैं तो मार्केट में ईयरबड्स चलते हैं, वो उसको इस्तेमाल करना सही है या नहीं? ईयरबड्स का आप सब देख लीजिए, साइज डम्बल टाइप का होता है और बहुत सारे चीज़ों में वो एक्सटर्नल कैनाल के बिल्कुल ओपनिंग जो एरिया होता है वहीं जाकर के वो ब्लॉक करता है, तो वो अंदर जाता भी नहीं है वो। लेकिन जिसके कान में वाइड है और वो गया तो वो उससे साफ तो करता है, लेकिन कई बार वो वैक्स को या फॉरेन बॉडी अगर कुछ गया उसमें तो उसको और पीछे ढकेल देता है निकालने के बजाय। और उस जो ईयर जो बड्स होते हैं, कभी कभी वो इतना ज़्यादा फोर्सफुली उसको स्क्रैच करते हैं, खजुलाते हैं कि वो भी स्क्रैच करता है और अल्टीमेटली वो नुकसान रुई कर से भी? देता है। मतलब वो बड है ना, वो ऑलरेडी वो टाइट बड है, वो रुई का फाहा नहीं है, वो अल्टीमेटली बनाया हुआ है, उस इम्पेक्टेड कॉटन उसमें बनाया हुआ है। तो उससे भी अगर कस के अगर आप वो करेंगे तो वो भी स्क्रैच मारता है, लेकिन बहुत हल्के में नहीं मारता है। तो कैसे रखें कानों का तो ख्याल? कान का ख्याल तो ये कि कान के ख्याल में नेचर ने ऐसा बनाया है कान के कि उसको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे कान जिनके पास रास्ते बहुत पतले होते हैं या बनावटी रूप से थोड़ा कम है, उसमें वैक्स वगैरह जमता है और उसको कुछ करने नहीं है। मैं बताया हूँ कि अगर इम्पेक्टेड वैक्स है तो एक न एक दिन अपने आप नहीं निकल पाता है, तो वो डॉक्टर के पास मैन्युअली निकालना ही पड़ेगा अगर वो तकलीफ करने लगा तो। और अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ऐसे क्या छोड़ दिक्कत दें? है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर वैक्स हर कान में मिल जाएगा आपको, वो तो एक लेवल के बाद ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, कई सालों का वैक्स कलेक्ट हो जाता है और इम्पैक्ट कर देता है, तब वो कम सुनाई देने लगेगा या दर्द करने लगेगा, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली कान में किसी का भी कान अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत वैक्स तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बुरी बात नेचुरली नहीं। रूप से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सरसों का तेल नहीं डालना है, लेकिन मार्केट में एक हाइड्रोजन टाइप का कुछ मिलता है, उसको डाले वो बहुत नुकसान होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत वो स्ट्रांग। अलग सा आवाज करता है कान में डालने मैं पे, बता लोगों को रहा बड़ा हूँ, आनंद आता है वो आवाज सुन के, बहुत लगता है एकदम अंदर से साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा जी है। जी, बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते वो। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग सड़े हुए घाव को, एक्सीडेंटल घाव को धोने के लिए, वॉश करने के लिए हम काम करते हैं उसमें। अगर उसको हमने अगर कान में डाल दिया तो ईयर ड्रम जो है वो बहुत पतली झिल्ली टाइप की होती है, उसकी ऊपरी परत को वो डैमेज कर देता है। वो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से वो फट 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 करके झाग जैसे निकलता है और वो एक भ्रम है। वो लोग समझते हैं कि वो गंदगी निकाल रहा है, गंदगी निकाल तो जो निकालेगा, लेकिन हमारी जो बहुत स्किन है, लाइनिंग है या मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, उसको भी वो डैमेज कर देता है। और अल्टीमेटली उसके बाद जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अगर कान साफ कराया तो वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेकर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एब्सोल्युटली नॉट, वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो ईयरबड्स भी नहीं लगाना है, सरसों का तेल भी नहीं डालना है, और किसी भी तरीके की सफाई करनी है तो बस आप मैंने रुई बताया से रुई करिए। का फाहा लेकर के, अगर ईचिंग हो रही है तो कोई एंटी फंगल ड्रॉप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, नियरेस्ट स्टोर से हो सकता है। नहीं ले सकते तो मैंने बताया ना कि स्प्रिट हो या घर पे आफ्टर लोशन है उससे रुई की फाहा पे गिरा करके और उससे कान को साफ कर सकते हैं थोड़ा सा। कितनी बार करना चाहिए, मतलब महीने में 1-2 बार कर लेना चाहिए या नहीं, नहीं? वो तो क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे हम डेली नहाते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें कानों को भी साफ करना चाहिए। जी नहीं, आप शरीर को साफ करते हैं, नहाइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कान को अगर आप नाक को पानी से धोने लगें या किसी चीज़ से धोने लगें, वो नुकसान करता है। तो जो चीज़ बाहरी चीज़ें हैं उसको तो आप कर लीजिए, लेकिन नाक को कई बार पानी अंदर डाल डाल करके भी लोग साफ करते हैं, फिर कपड़ा लगा लगा करके साफ करते हैं। अल्टीमेटली वो इन्फेक्ट करेगा, रब करेगा तो इसकी म्यूकोजा होती है वो छिल जाती है, इन्फेक्ट हो जाएगा, फिर दर्द करने लगेगा, कभी कभी ब्लड आने लगता है।
तो नॉर्मली तरीके से आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कान में, नाक में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोग फोर्सफुली नोज़ ब्लो करते हैं, वो भी एक बैड हैबिट है। बहुत सारे लोग पीछे खींच करके थूकते हैं, वो भी एक बैड हैबिट है। इतना फोर्सफुली कर देंगे कि जब पीछे खींच के निकालेंगे तो उस कफ में भी आपको ब्लड टिंज म्यूकस मिल जाएगा, बाहर करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और नाक में फिंगर उंगर, उंगली जो बैड हैबिट है, खासतौर से बच्चों में, बड़ों को भी देखा है, ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए आपको। भाई कान के अंदर धोने की ज़रूरत ही क्या है, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर इचिंग हो रही है किसी वजह से, तो जैसे मैंने बताया कि आप रुई का फाहा लीजिए, उस पे अगर घर में मौजूद स्प्रिट है या आफ्टर से लोशन है वो ले लीजिए, या नहीं तो कोई एंटी फंगल दुकान से, मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के और उसी पे लगा करके गीला करके साफ कर सकते हैं, उसके बाद दवा डाल सकते हैं। आयुर्वेद में एक थेरेपी अपनाई जाती है जिसमें नाक से पानी डालना होता है, फिर उसे मुंह रास्ते निकालते हैं, उसको काफी हेल्दी बताया जाता हाँ, है। उसको नेति कहते हैं आयुर्वेदिक में। मैंने भी उसको सुना है कि आयुर्वेद में करते हैं, जल नेति उसको कहते हैं। और वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि योगा के अंतर्गत आती तो वो होंगी। डीप क्लीनिंग हो गई ना, मतलब नाक के नली गई, पानी गया, और लेकिन हमारे यहाँ एलोपैथिक में, हमारे नहीं मानते। ENT में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और न ही उसको वो करते हैं, तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। एलोपैथ हेल्दी नहीं मानता है नहीं, इसको। हमारे नाक के अंदर कुछ ऐसी माइन्यूट सीलिया होती हैं, उसमें म्यूकस लेयर निकलती हैं, उसको आप वो सीलिया बिल्कुल जो कुछ भी है उसको, सीलिया जो होती है ना, छोटे छोटे रोए टाइप की होती हैं, माइक्रोस्कोप से दिखती है, नेकेड आई से नहीं दिखती हैं नाक के अंदर। और कुछ भी अगर थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह जाती है, उसको वॉश करके वो पीछे को ढकेल देती हैं और गले में आ जाता है। गले में आदमी स्वालो कर लेता है या तो थूक देता है। तो नाक के अंदर धोने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल नाक में कोई धोने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो एक हेल्दी नाक में, और उसी तरह से हेल्दी ईयर में भी कोई धोने की ज़रूरत नहीं है। पर नाक से कई बार मतलब खून आने लगता है। खून आने के बहुत सारे कारण हैं ना। जैसे बच्चों में हम देखते हैं कि नोज पिकिंग सबसे बड़ा कारण होता है। उंगली आता रहेगा, बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ डालता रहेगा। अब यंगर एज में आएंगे तो ये स्पोर्ट्स वगैरह जो बच्चे खेलते हैं उसमें वो कारण होता है। आजकल ओल्डर यूज ग्रुप में जाड़े का मौसम है, बहुत ज़्यादा नाक से खून आ रहा है। ऐसे में ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है, या जो कार्डियक मेडिसिन पे रहते हैं, ब्लड थिनर लेते हैं, उनके लिए तो ये मौसम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करता है। उनको बड़ा सजग रहना पड़ता है। कैसे ख्याल रखना चाहिए? उनको अपने जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, वो अपने ब्लड प्रेशर की बिल्कुल ब्रेक ना करें, और रेगुलर वो 2-4 दिन पे अपना ब्लड प्रेशर नापते रहें। जो ब्लड थिनर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एस्प्रिन वगैरह की गोलियां लेते हैं, वो हमारे ब्लड काउंट में प्लेटलेट सेल्स को काउंट को कम कर देती है। एक लेवल के बाद जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा जो कार्डियक मेडिसिन पे हैं और ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ले रहे हैं, तो इनको सतर्क रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 महीना जो है ना, अभी दिसंबर तो बीत गया, अब जनवरी चल रहा है, फरवरी तक बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि जाड़ों में ब्लड प्रेशर यूजुअली शूट अप करता है। पर नाक से खून आना क्या कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है? नाक का खून आना बहुत नॉर्मली रूप में तो हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि बिना फूट जाना, जो बच्चों में होते हैं, टीनेजर में होते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद अगर ज़्यादा बार बार आ रही है और ज़्यादा मात्रा में आ रही है, तो वो एक गंभीर बीमारी के कारण हो सकता है। तो अगर वैसा है तो नॉर्मली जो घर में विनाश फूटना कहते हैं, बच्चों में आ गया, किसी में आ गया, या चोट लगा तो आ गया, तो पिंच कर देते हैं, नोज पिंच कर देते हैं, थोड़ा आगे झुक करके वॉश बेसिन में मुंह खोल के सांस लेते हैं, हल्का सा आगे बेंड करके अपने शरीर को, वो बंद हो जाता है। कई बार उसके बाद भी नहीं होता है तो अभी भी हमारे घरों में बहुत सारे अब बुजुर्गों ने कहा तेल डाल देते हैं। नहीं, गाय का घी थोड़ा डाल देते हैं, तो वो थोड़ा सील कर देता है, वो रोक देता है। लेकिन एक लेवल के बाद, एक अमाउंट के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट। एक और तरीका अपनाते हैं सर, जैसे खून आ रहा है नाक से तो कहते हैं मुंडी ऐसे पीछे करो, खून पीछे चला जाएगा। नहीं, ऐसा उससे कुछ नहीं होता है। मुंडी पीछे करने तो से क्या वो दिमाग की नस में जा सकता है खून, ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं। नाक के अंदर जो खून आती है वो नाक के अंदर से ही आती है। अच्छा। दिमाग से उसके आने का कोई मतलब नहीं है। और यूजुअली लोगों का एक भ्रांति है कि नाक से खून आए तो सीधे दिमाग से आता है। दिमाग में अगर खून होता है तो ऐसा नहीं कि वो दिमाग का खून बाहर आ जाए,
वो दिमाग में ही इकट्ठा होने लगता है, जो एक बड़े सीरियस मैटर होता है वो। तो नाक से खून आने का दिमाग से कोई लेना कोई देना। मतलब नहीं है। पीछे मुंडी करना और उससे खून रुक जाना, इसमें बहुत- कितना सही है? ये भी भ्रांति है, पीछे मुंडी करने से ब्लड रुक जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ब्लड सीवियर है तो ओरल कैविटी में चला जाएगा, यहाँ से आगे नहीं छुएगा और फिर फेरिंग्स में आएगा, मुंह में आएगा, फिर थूकेगा। अब ये होती है कि थोड़ी बहुत 2-4 बूंद ब्लड निकला और ऐसे ऊपर कर दिया, तो एक फेरिंग्स तक पीछे तक जाते जाते ब्लड न जाएगा, उसके लिए एक हेवी अमाउंट का ब्लड चाहिए, और उसके बाद पीछे किया और थोड़ा बहुत रुक गया तो वो लगता है कि हाँ रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे करने से कोई कारण नहीं है कि वो ब्लड रुक जाए। कुछ लोगों को बहुत इन्फेक्शन होता है, जैसे धूल से प्रॉब्लम है, किसी को कोई परफ्यूम से किसी को प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के नाक में हमेशा जो है वो एक इचिंग टाइप की उनको महसूस होती है, या उनको तुरंत ही कुछ ऐसा स्मेल कर लिया, नाक जो है वो जाम होने लगेगा या बहने लगेगा। ऐसे लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? ऐसे लोग एलर्जिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। जाड़े में जो सेंसिटिव है, मान लीजिए ठंडी से सेंसिटिव है, हॉट एयर से सेंसिटिव है, या बहुत सारे धूल, डस्ट, धुआं, कोई भी चीज़, अगरबत्ती होगी उसकी धुआं से एलर्जी होती है। आप किचन में जा रहे हैं, कोई दाल का तड़का मार रहे हैं, छौंका लगा रहे हैं, उससे छींक आने लगती है, उससे नाक से पानी आने लगता है। तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ से एलर्जिक है, लेकिन ये है सब एक तरह का एलर्जिक। और जिसको जिसको ऐसी चीज़ें आती हैं तो पहले तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अवॉइड करना सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ से एलर्जी है उसको अवॉइड करें, लेकिन कितना करें। अगर किचन में अगर कोई घर में है तो किचन में उसको जाना ही जाना है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके जाएंगे, मास्क लगा लें, कुछ और लगा लें, उस हिसाब से घर में वेंटिलेशन किचन में प्रॉपर होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर ज़्यादा होती है तो उसको फिर एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा एलर्जी का, लेकिन वो बचा एलर्जी में मार्केट में बड़ी दवाइयाँ आती हैं, लोग इसका खूब आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इनहेलर ले रहे हैं, कुछ लोग टैबलेट के रूप में ले रहे हैं, एक दिन में 2-2 बार ले रहे हैं, 3-3 बार ले रहे हैं। तो ये जो एलर्जी के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, वो एक मतलब कितना अमाउंट में लेना सेफ होता है? देखिए, अल्टीमेटली जो इनहेलर लिया जाता है बेसिकली वो स्टेरॉइड बेस्ड इनहेलर होती हैं। एंटी एलर्जिक और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो इनहेलर होता है वो स्टेरॉइड बेस्ड इनहेलर। और स्टेरॉइड इनहेलर किसी भी तरह का स्टेरॉइड अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको नुकसान करता है। अब स्टेरॉइड बेस्ड इनहेलर रहते हैं, स्प्रे लेते हैं, तो स्टेरॉइड ही है ना, वो लोकल इम्यूनिटी वो डाउन करती है, और लोकल इम्यूनिटी डाउन कर देगी तो थोड़े समय के लिए तो ठीक मिल जाएगा, सांस भी रुक जाएगा। अब होता क्या है कि एक मरीज जो अस्थमा का पेशेंट है या ठीक भी है, अब थोड़ा भी अगर गले में सांस फूला या कुछ हुआ तो तुरंत इनहेलर लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, डेली 2-2, 3-3 बार ले रहा है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहा है कि ये इनहेलर हमारी बीमारी को दबा दे रहा है और अल्टीमेटली एक लोकल इम्यूनिटी है उसको भी डाउन कर रहा है। तो वो ठीक तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको इतना दबाया जा रहा है कि वो लंबे समय तक इनहेलर ले रहा है, 2 बार 3 बार डिपेंडेंट हो जाते हैं इनहेलर के लिए। लेकिन आप ये देखिए, वो इम्यूनिटी अगर आपकी डाउन कर रहा है लोकल, चाहे स्टेरॉइड अगर सिस्टमिक रूप से ले रहे हैं तो भी, तो आपके शरीर की स्वतः जो लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जो रही है। एक रोग से लड़ने की क्षमता है, वो तो डाउन हो जा रही है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो भी इनहेलर बेस्ड पेशेंट हैं वो अक्सर वो हमेशा दवाइयों पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे डाउन कर जाती है, कम हो जाती है, वो उनकी क्षमता ही नहीं है। जब तक हमारी बॉडी स्वयं नहीं लड़ेगी तब तक हम ठीक नहीं होंगे। तो वो दवा तो उसको बस दबा कर रखा है। तो इनहेलर वहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ बिल्कुल अति आवश्यक हो, उसको हैबिट में नहीं लाना उसको चाहिए। हैबिट में नहीं लाना चाहिए। हम लोग एसओएस कहते हैं, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी एसओएस, मतलब कि जब जरूरत हो तब लो, अदरवाइज हल्के फुल्के में आपको इनहेलर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ अपनी भी क्षमताओं को बढ़ाने का मैंने मौका देखा है दो। जो एलर्जिक पेशेंट रहते हैं वो अपने पर्स में ही लेके घूम रहे हैं, हाँ, वही तो कह रहे हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अच्छा उसके नहीं बिना वो लेते ही नहीं। लेकिन वो हम हमेशा मना करते हैं ऐसे पेशेंट को कि उस इनहेलर को आप तभी लीजिए जब आपको जरूरत महसूस हो। अब नहीं भी जरूरत महसूस हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 3 बार लेना है, सुबह तो महसूस हुआ तो ले लिया, लेकिन दोपहर में कोई महसूस नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि दोपहर में भी लेना तो भी लिया, शाम को भी लिया,
तो वो डॉक्टर के अनुसार ले रहा है तो बेसिकली वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा कमजोर कर रहा है, है। उसकी अपनी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है, रोग से लड़ने की क्षमता। अगर दोपहर में जरूरत नहीं है तो मत लीजिए इनहेलर, क्यों लेंगे उसको? अगर हल्की फुल्की आ भी रही तो उसको थोड़ा सा अपने को पहले क्षमता को अपनी पहले immunity खुद को लड़िए, develop फिर करिए, दवाई खुद का लड़िए, support फिर लें। लगे कि अब नहीं जरूरत है तो आप लीजिए। तो मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय तक इनहेलर लेना नुकसानदायक करता है। सर आजकल जो यंग लोग हैं वो कूल दिखने के चक्कर में ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा हेडफोन लगा लिया, तेज आवाज में गाने सुन रहे हैं। कई लोगों का काम भी ऐसा होता है, जैसे हमारे ऑफिस में एडिटर हैं, वो दिन भर सिस्टम पे बैठेंगे, हेडफोन लगाए रहेंगे। ये कितना नुकसान करता है? क्या इससे सुनने की प्रॉब्लम हो रही है आजकल? जी, लंबे समय तक अगर हेडफोन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हेडफोन लगा लेते हैं, लेकिन जब कॉल आई है तो ऑन कर दिया, फिर बंद हो गया। लेकिन जो हेडफोन लगा करके लंबे समय तक घंटों 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 घंटा वो बच्चे पढ़ते हैं या कोई म्यूजिक सुनता है या कुछ अनार रील्स वगैरह सुनते रहते हैं, बिल्कुल लगा करके देखते रहे, लगा लिया, अगल बगल वाला नहीं सुन रहा है, केवल मैं ही सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो ये एक जो हैबिट है अल्टीमेटली आपके कान की डैमेज करता है। और जो मशीनरी हमारे कान के अंदर है वो भी थकती है, वो भी टायर्ड होती है। आप ठीक उसी तरह से कि आप लगातार दिन भर आप स्पीच दे दीजिए, 4 घंटा 5 दीजिए, शांत होते होते आपका गला बैठ जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि अभी बोलने की जो नसें हैं, वोकल वो कॉर्ड्स, थक गई हैं। वो टायर्ड हो जाती हैं, उसमें सूजन आ जाता है और वो काम करना थोड़ा कम कर देती हैं। तो हमारी सुनने की कान में भी मशीनरी ऐसी है, वो हेयर सेल्स होती हैं जो साउंड को रिसीव करती हैं और फिर आगे कॉर्टिकल लेवल तक पहुंचाती हैं। तो हेयर सेल्स अल्टीमेटली वो टायर्ड होने लगती हैं। तो लंबे समय तक आपने लगाते रहे, अगर इसीलिए कहते हैं कि उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक नहीं, क्योंकि ब्रेक जब हो जाती है तो उसमें वो रीगेन कर लेता है, वो एनर्जी रीगेन कर लेता है, तो फिर ठीक सुनाई। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली दिन भर लगा रहे हो तो बहुत जल्दी आपको हियरिंग लॉस होने लगती है और फिर वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करती है, नसों को कमज़ोर करती है। तो ये तो एक हियरिंग के लेवल पे हो गया। और ठेपी कान में आपने लगाया, लगाते घूम रहे हैं, तो फिर मैंने बताया ना कि नेचुरल जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है ईयर की, उसको आप हैम्पर कर रहे हैं, तो वो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी भाई। तो क्लीनिंग नहीं हो पाई तो जो वैक्स होगा वो कहाँ जाएगा? वो तो वहीं पे इकट्ठा होगा। कान की स्थिति ऐसी होती है हमारी, आप इसके समझिए कि अगर बहुत मैं आम आदमी को समझाऊं तो आप चूहे को देखते हैं ना, वो मट्टी खोद खोद करके फेंकता जाता है, जगह बनाते जाता है। उसी तरह से जो गंदगी हमारे कान में इकट्ठा होती है, हमारी कान की जो एपिथेलियम होती हैं, उसका डायरेक्शन ही आउटवर्ड होता है। जो हम बोलते हैं, हंसते हैं, ये सब कुछ उसमें हेल्प करता है। जो बहुत कम बोलता है, चाहे लॉक जा है, बोलता ही नहीं है, उसमें वैक्स ज़्यादा बनता है। जब हम जबड़ा चलाते हैं तो वो हेल्प करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में वैक्स को बाहर करने के लिए। और इस तरह से वो वैक्स जो अंदर जो भी गंदगी इकट्ठा होती है, तो हमारी कान की एपिथेलियम भी आउटवर्ड आती है। तो मतलब कान खुद ही अपने आप की सफाई बिल्कुल, करता है। और वो ठेल करके बाहर ले आएंगे, यहाँ तक आ जाएगा। और जब आप नहाएंगी, बाथरूम में जाएंगी, वॉशरूम में जाएंगी, कब आदमी इसे साफ कर देता है, फिर वो निकल आता है। तो कान नेचुरल तरीके से एक हेल्दी ईयर अपना साफ करता रहता है, उसको कोई साफ करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं है। अच्छा, सुनने की प्रॉब्लम जो है वो पहले बूढ़े बुजुर्गों में होती थी, वो ऊंचा सुनते थे, उनको सुनाई कम देता था, लेकिन अभी यंग एज में भी होने लगा है। तो कैसे रोका जा सकता है? क्या ऐसा करें कि कान हमारा हेल्दी रहे? तो मैंने बताया कि देखिए, ओल्ड एज में तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो लगभग सबको कम सुनाई देता है, सबको कम दिखाई देता है। उम्र के अनुसार उसे आप रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, हर बूढ़े आदमी को कम ही सुनाई देगा? आप रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उसकी गति को आप धीमा कर सकती हैं। आप केयर हैं, आप ज़्यादा सतर्क हैं अपने कान के प्रति, तो वो स्पीड जो है कम हो सकती है। लेकिन आप उसको जो 18-20 साल उम्र में सुन रही हैं, वो आप सोचे कि 70 साल में सुन लें, वो आप नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? वो नेचुरल प्रोसेस है। हर सेल्स की उम्र होती है, उसके बाद वो सेल्स धीरे धीरे वो सेल्स खुद भी बूढ़ा होता है। अब कानों की नसों में मान लीजिए कि जो सर्कुलेशन, जो खून का बहाव 20-25 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में जाती है, वो 70-80 साल में नहीं जाएगी। वो
कैपिलरी छोटी छोटी होती, खून की नलियाँ होती, वो कोलेस्ट्रॉल जमता है, वो ब्लॉक्ड होती है, वो खून का बहाव जाता ही नहीं है, तो पूरा उसकी ब्लड जाएगा ही नहीं उस एरिया में, तो वो कम से ना वो डेड होने लगेगा, या खुद भी वो सेल्स में इतनी एनर्जी नहीं रहा कि वो इतना वर्क करे जो 40 साल की उम्र में करती है। और यही कारण है कि आपने देखी होंगी कि बूढ़े लोगों में, ओल्ड लोगों में या यंग में बहुत सारे अजीब अजीब आवाज आने लगती है। सीटी चलने की आवाज आएगी, झींगुर चलने की आवाज आएगी, ट्रेन चलने की आवाज आएगी, जहाज चलने की आवाज आएगी, कुछ ठोक रहा है, कुछ चल रहा है, इस तरह की एबनॉर्मल साउंड परसेप्शन कान में होने लगता क्यों होता है सर ये? ओल्ड एज में भी। तो ओल्ड में यंग में भी हो रहा है, यंग बहुत सारे सीटी जैसी आवाज, बहुत सारे कारण होती है, बहुत सारे कारण होती है। यंग में अगर सपोज करिए कि सर्दी जुकाम हुआ और बलगम, हमारा नाक और कान पीछे एक ट्यूब होती है, सेकेंड ट्यूब कहते हैं, उसे जुड़ा हुआ था। उस ट्यूब का काम ही ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर आउटसाइड द ईयर एंड इनसाइड द ईयर को मेंटेन करता है, इन्वायरमेंट से उसका इक्विलिब्रियम बनाए रखता है वो ट्यूब, यूस्टिकिन ट्यूब बोलते हैं उसको। तो उस रास्ते से जब जुखाम होता है, बलगम होता है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नाक दबा करके लोग फोर्सफुली स्नीज करते हैं या साफ करते हैं, तो हमने यहाँ नाक दबाया और इतना कस के छिनक रहे हैं या फोर्सफुली कि इतना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि वो कफ जो है जुखाम का उस ट्यूब के रास्ते कान के अंदर चला जाता है और कान ब्लॉक हो गया, सुन हो गया अचानक, और उसके बाद उसमें भी आवाज़ आने लगेगी। फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया, इवन वैक्स हो गया पूरा, तो उसमें भी आवाज़ महसूस होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होती हैं जो आवाज़ कान में आने लगता है। लेकिन ओल्डर एज ग्रुप में जो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसका यही कारण ज़्यादातर होता है कि उस हियरिंग मैकेनिज्म, जो मशीनें हैं, जो सेल्स हैं, उसको प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब एक बच्चे को इतना दूध दीजिए कि वो बच्चा पेट भी न भरे और वो खेले भी नहीं, लेकिन वो जिंदा रहे, तो क्या करेगा बच्चा? आधा पेट खाना देंगी तो बच्चा रोता रहेगा, भनभनाता रहेगा। उसी तरह से हमारी कान की नसें हैं, अगर उसको प्रॉपर अगर नर्सिंग नहीं हुआ, नर्सिंग ब्लड ही के थ्रू होगा, अगर पूरा ब्लड अगर वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो वो नसें भनभनाती हैं, एक तरह से न मरेंगी न जिंदा रहेंगी। तो वो भी एक कारण ओल्ड एज में तो सबसे तो ये बहुत चिंता की बात है या नहीं? जब तक कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, वो कोई खतरनाक बीमारी ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा बीमारी हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको परेशान तो करती है, आपको कंसंट्रेशन आपका भंग किए रहती है, आपका मन ही नहीं लगेगा, बेचैन रहेंगे। तो उसकी कुछ मेडिसिन भी आती हैं, कई बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में नहीं भी करता है। तो दवा से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता है। बिना दवा के कैसे इस प्रॉब्लम से बचें? नहीं, कब आप देखिए, जो अगर किसी के कान में आवाज आने लगी है तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि ना? अगर उसके पीछे का डेफिनेट कारण है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, आप इन्फेक्शन क्योर कर दीजिए, वो आवाज ठीक हो जाएगी। वैक्स निकाल दीजिए, आवाज ठीक हो जाएगी। अगर मिडिल ईयर में जो ड्रम के पीछे अगर कफ है, बलगम जम गया है, कुछ पानी चला गया है, तो वो क्लियर हो गया, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नस की खून का बहाव नहीं वहां पहुंच रहा है, अब जैसे डायबिटिक हैं, सबसे ज्यादा डायबिटिक में भी प्रॉब्लम आती है। डायबिटिक में भी पूरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं बनता, नशे होती हैं, वो कमजोर होने लगती हैं। तो उनमें तो वही मेडिसिन दिया जा सकता है जो इसको ब्लड को इम्प्रूव करे, सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ा दे और डायबिटीज को कंट्रोल किए रहे। लेकिन कई बार जब ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो अल्टीमेटली कई बार एक हियरिंग ऐड आती है जो आदमी लगा लेता है, तो उससे थोड़ा सुनने का भी काम चलता है और वो थोड़ा उसको मास्क कर देता है, उस आवाज़ को दबा देता है। तो ये मशीन सही होती है इसका इस्तेमाल? मशीन तो अंतिम विकल्प होता है, जैसे अगर हमारी मेडिसिन रिस्पॉन्ड तो नहीं यंग एज वालों को भी आप लोग रिकमेंड करते हैं लगाने के लिए या कोई नहीं? यंग एज में अगर नस कमजोर है उसकी, अगर वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो मजबूरी हो जाती है। कई तरह की होती है, दो तरह की होती हैं। तो जो नसों का हियरिंग लॉस है, जिसको सेंसरी न्यूरल हम बोलते हैं, अगर उसमें कमी है तो उसमें फिर आपको ऐड लगाना पड़ेगा। ऐड लगाना पड़ता है, कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं, और इम्प्रूव नहीं को तो ऐड लगाना पड़ेगा उसमें।
तो अच्छा। डिपेंड करता है कि वो लॉस किस तरह का है हम्म। और कहाँ पे डिफेक्ट है, इस हिसाब से वो प्रिस्क्राइब की जाती है उसकी। जैसे आपने एक बड़े एज में जाने के बाद या ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनको कम सुनाई देता है, उसका आपने साइंटिफिक कारण बता दिया। लेकिन आम बोलचाल में एक किस्सा मुझे याद आया जब आप बता रहे थे तब। जैसे मेरी दादी को कम सुनाई देता था, वो ऐसे एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि मेरे कान में कम सुनाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब पूछे बहू आ गई है? तो बोले हाँ, बहुत अच्छा है कि आपको कम सुनाई दे रहा है। मतलब ये एक प्राकृतिक हो गया है कि मतलब अगर बहुएं आ गई तो 7 लोगों को कम सुनाई दे तो घर में कलेश कम होगा। चलिए वो डॉक्टर साहब की बात याद आ गई थी मुझे, मैं सोचा यहाँ पे आपको बता दूं। सर अभी आप बात कर रहे थे तो आपने पानी का भी जिक्र किया, तो स्विमिंग वगैरह करने वाले जो लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं हेल्थ की वजह से, फिट रहने की वजह से, उनके कानों में अगर पानी चला जाए, कई बार नहाते वक्त कानों में पानी चला जाता है। मेरी एक छोटी बेटी है अभी 7-8 महीने की, तो नहलाते वक्त बड़ा डर रहता है कहीं कान में पानी ना चला जाए। उसके बाद दर्द भी उठने लगता है कान में पानी जाने के बाद, तो क्या करें? नहीं, उसका कारण ये है कि ये तो देखना होता है कि जो पॉन्ड है वो कितना मेंटेन रहता है, उसकी हाइजीनिक कितनी मेंटेन रहती है, कब का पानी बदला जाता है नहीं बदला है। अक्सर वो स्विमिंग पूल हो, आप देखिए एक छोटा सा पॉन्ड जो है वो आप नदी में जाइए, देखिए वहीं लोग मुंह धो रहे हैं, वहीं कुल्ला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। तो सेम थिंग पॉन्ड में भी तो होता है, छोटे छोटे बच्चे। तो पॉन्ड का पानी जो है अगर वो रेगुलर वो चेंज नहीं हुआ तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो खास तौर से फंगस उसमें बड़े रहते हैं। अब अगर कोई गया तो पानी के संपर्क में आया अगर इन्फेक्टेड पानी में तो फंगस डेवलप हो जाएगा। तो 2 दिन 3 दिन गया स्विमिंग पूल में और चौथे दिन वो दर्द लेकर के आ गया, कान का दर्द। और जिनका कान पहले से बहता है, मतलब ईयर ड्रम अगर परफोरेटेड है और उसमें पानी गया तो उसमें तो आपको और प्रॉब्लम कर देगा। तो एक ध्यान रहे कि वो पॉन्ड का पानी कितना हाइजीनिक है। बच्चे तो नहीं समझ पाए, लेकिन पेरेंट्स को तो जरूर सतर्क होना चाहिए वो पॉन्ड का पानी कितना हाइजीनिक है। लेकिन बच्चा जिद कर रहा है और ठीक है जाइए, तो उसका एक ईयर प्लग आता है जो बिल्कुल जो है कान में लगा देते हैं, वो पैक्ड कर दीजिए और फिर जाए वो। तो पॉन्ड में नहाते समय बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को सतर्क रहने की जरूरत है, वो तो समझे। स्विमिंग पूल वगैरह में स्विमिंग करना कान को दिक्कत कर सकता है? बिल्कुल दिक्कत करता है अगर वो अनहाइजीनिक पानी है। और गांव का पोखरा और तालाब है तो एकदम नहीं नहाना। नहीं, वो भी हाइजीनिक है, वो भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं। वो भी उसमें भी तो अगर वो पोखरे में गाय भैंस भी अगर जाती हैं आती हैं तो और दिक्कत करता है। और जिनका कान बहता है उसमें अगर गया तो उनके लिए तो वो बिल्कुल नुकसानदायक है। लेकिन जिनका कान नहीं भी बहता है और पानी अनहाइजीनिक है और चला गया तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर वही आती है कि अपनी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो बहुत सारी बीमारियों को होने नहीं देती है। छोटे बच्चों को नहलाते वक्त बड़ा माओं को डर होता है कहीं कान में पानी ना चला जाए, गया तो दर्द हो सकता है। फिर बच्चा है, छोटा है, बता नहीं पाएगा, जो नहीं बोल पाते हैं बच्चे, तो क्या करें? नॉर्मली माँ नहलवाएगी अपने बच्चे को या घर के कोई मेंबर नहलवाएंगे तो नॉर्मली पानी नहीं जाता। हम लोग कितना नहाते हैं, मग्गे से नहाएं चाहे जैसे भी नहाएं, कितने लोगों के कान में पानी जाता है? पानी तभी जाता है जब शावर से ज़्यादा आदमी नहाता है। तो शावर से पानी अगर जाता है तो उसमें पानी जाने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन एक हेल्दी ईयर है, कभी उसका कान बहा नहीं, कभी कुछ नहीं, तो पानी चला भी गया तो वो कुछ नहीं करता है, बस थोड़ा सा जब पानी जाएगा तो थोड़ा ब्लॉक बबल टाइप का लगेगा, फिर वो कान को ऐसे झाड़ देगा, निकल आती है। लेकिन जिसका ईयर ड्रम रप्चर है उसमें पानी चला गया तो उसके लिए प्रॉब्लम है, तो उसको सतर्क कराना चाहिए। जिसका कान पहले से बहता है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली एक हेल्दी ईयर में पानी जाता है, कोई बादर नहीं करिए, वो अपने आप निकल आता है। थोड़ा सा तिरछा करेंगे निकल आएगा। कुछ लोगों को खराटे लेने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको सीरियस लेना चाहिए या नहीं? लोग कहते हैं नेचुरल है, छोड़ो जाने दो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? जी, हल्की फुल्की खराटे तो एक सामान्य चीज है। हल्की फुल्की कराटे तो गहरी नींद में सो रहे तो आते। एक लेवल से ज्यादा कराटे, मतलब उस लेवल तक कि पड़ोस का भी आदमी परेशान हो गया, वो कराटे नुकसानदायक है। और कभी क्यों आते हैं सर ये कराटे? ये बता रहा हूँ ना कि उसकी भी मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। ये कई कारण उस कराटे में होते हैं। जैसे अगर हमारी नाक से पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो मुंह खुल जाता है। और मुंह खुलेगा तो जो इनकमिंग इनहेलिंग जो एयर होती है वो जब लेगा मुंह से तो तालू जो होता है वो वाइब्रेट करती है।
तो वाइब्रेट करेगी तो उससे वो टर्बुलेंट करता है और फिर आवाज़ निकलता है। लेकिन कहीं भी अगर आप खुद भी देखिए ना कि एक बड़े मोटे पाइप से हवा से निकालिए तो ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है, बशर्ते कि एक छोटी सी पाइप से निकालिए उतना ही पानी, तो वो ज़्यादा आवाज़ करके निकालती है, उसकी धार ज़्यादा तेज होती है। तो अगर इसके कारणों पे जाएंगे तो बहुत सारे कारण, जैसे मान लीजिए कि एक ओवरवेट कैसे है, सेडेंटरी वर्क है, बैठ के काम कर रहा है, ओवर ईटिंग हो रही है बैठे बैठे, कोई उनका फिजिकल वर्क नहीं है, तो जितना कैलोरी गेन करेंगे वो बर्न नहीं होगा, तो फैट के रूप में वो डिपॉजिट होता जाएगा। और एयरवे और जो ओरल कैविटी तालु है हमारा पेरेंट्स, जो उसके आसपास अगर वो फैट डिपॉजिट हो गया तो वो हमारा जो एयरवे जो है और सकरा हो जाता है, तो उसमें खराटे आते हैं। कभी कभी नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, सांस नहीं जाती है, उसमें कुछ ब्लॉकेज है, तो बॉडी तो उतना ऑक्सीजन लेगी ना जितना उसको जरूरत है, तो मुंह खुल जाता है, मुंह से सांस लेता है, मुंह से सांस जैसे लेता है वो टर्बुलेंट होती है तालु और फिर आवाज़ निकलती है। तो लंबे समय तक जो है खराटे और बहुत तेज सीवियर ग्रेड की जो खराटे आती है वो उनको नुकसानदायक कर देगा। वो कभी कभी स्लीप एपनिया सिंड्रोम के अंतर्गत आता है, उसका इलाज ज़रूरी होता है। और इलाज में यही है कि पहले तो अपने को दिनचर्या को वो डिसिप्लिन में रहें, खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल करें, कितना कैलोरी वो ले रहे हैं, कितना बर्न करने, कितना फिजिकल एक्टिविटी है, उस चीज़ों को वो पहले करें। पहले खुद ही देखिए, स्वयं व्यक्ति जो होता है ना वो स्वयं का स्वयं डॉक्टर पहले होता है। मैंने हम अपने लिए अपने शरीर का सबसे बड़े अपना पहला डॉक्टर मैं खुद हूँ, उसके बाद फिर वो डॉक्टर है। तो पहले हम अपने योगा से उसको कंट्रोल करें, ओवर ईटिंग ना करें, कुछ वॉक करें, कुछ फिजिकल वर्क करें। उन सब चीज़ों से अगर खराटे कम हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती है तब डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। सर, अभी आप नाक की हड्डी का टेढ़ा होना बता रहे थे, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्यों हो जाता है ऐसे टेढ़ा और उस पर क्या करना चाहिए? जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी तभी ज़्यादा मानी जाती है, उसकी उपयोगिता तभी है जब वो आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगे, कुछ तकलीफ करने लगे। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों की हड्डी हल्की फुल्की टेढ़ी बड़ी रहती है, लेकिन वो अगर कोई सिम्टम नहीं दे रहा है तो वो उसको टेढ़े की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम जब करने लगता है तो टेढ़ा है। अब टेढ़ा क्यों है? तो 2-3 कारण होते हैं। जैसे अब या तो अगर बच्चे में चोट लग गई, नाक गिर गया, बॉल लग गई, क्रिकेट बॉल लग गई, हॉकी लग गया, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, थोड़ी बहुत काम चला, दवा इलाज किया, छोड़ दिया, तो वो ब्लॉक करेगा बाद में आकर के। इंट्रायूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही बच्चे को पोस्चर वगैरह कभी जो है पोस्चरिंग उल्टा सीधा रहता है, तब भी जन्मजात जो होती है, जो बच्चे जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसमें डीएनएस कहते हैं उसको, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसकी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ज़्यादातर जो टीनेजर बच्चे हैं हमारे, उनमें चोट एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्पोर्ट्स इंजरी भी कारण है। स्पोर्ट्स एज ग्रुप जो है उसमें चोट बहुत बड़ा कारण होता है हड्डी पर। अभी सर आप बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों का कान बड़ा जल्दी बहने लगता है, कई बार इसको माँ के दूध पिलाने के उससे जोड़ा जाता है कि माँ ने दूध पिलाया और वो गलत तरीके से चला गया तो होने लगा। इसके पीछे जो कान बहने का कारण है वो क्या होता है? क्योंकि बच्चे तो कान खोद नहीं रहे हैं जैसे अब, तो क्यों होने लगता है ये? देखिए, रूरल एरिया में बहुत कॉमन है, और थोड़ा सा जो अनएजुकेटेड है या कम एजुकेटेड जो पर्सन है रूरल एरिया की, वहाँ ये प्रॉब्लम कान बहने के बच्चों के बहुत आते हैं। अब कारण ये होता है कि अब 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा, हमने बताया कि एक ट्यूब होती है जिसको स्टिकिंग ट्यूब कहते हैं, जो कान से और नाक से सीधे जुड़ा रहता है गले से। तो बच्चे को बार बार जुकाम भी तो होता रहता है ना। अब बच्चे का जुकाम बार बार हुआ, और जुकाम जो है वो जो ट्यूब होती है वो बच्चे में बहुत छोटी होती है, वाइड होती है, इससे वो तुरंत उस ट्यूब से वो कान में पहुंच जाता है और इन्फेक्ट कर देता है, और थोड़ा दर्द किया और कुछ दिनों बाद वो बहने लगा। ताजुब यह है कि जब तक दर्द कर रहा है तब तक तो बच्चे का पेरेंट्स चिंता किया, इधर उधर भागा या नहीं भागा, तेल डाल दिया अभी उसमें। लेकिन जब कान बह जाता है तो बहने के बाद कान बहता तो जरूर हो सकता है, लेकिन वो दर्द खत्म हो जाता है। तो पेरेंट्स भी केयरलेस होते हैं कि अब रो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, बह रहा है, थोड़ा पूछ लो, कुछ डाल दो। तो इस तरह से जो थोड़ा सा कम एजुकेटेड पर्सन जो होती हैं, रूरल एरिया में होती हैं, थोड़ा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जो फैमिली हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आता है।
अब आते हैं अर्बन एरिया में जहाँ पे हाईली एजुकेटेड पर्सन में भी होता है। तो हाईली एजुकेटेड पर्सन में भी मैंने देखा है कि तेल उल बहुत डालते हैं लोग, या जुखाम हुआ, नेग्लेक्टेड जुखाम हो गया, बहुत कस के फोर्सफुली नोज ब्लो किया आपने या पीछे से खींचा, गले का इन्फेक्शन, और उसी ट्यूब से वो भी पहुंचता है। तो कान ब्लॉक किया, भारी लगा, दर्द हुआ, आपने फिर भी इग्नोर किया, फिर भी इग्नोर, कुछ डाल उल के काम चलाते रहे, अल्टीमेटली वो तो सर आप बता रहे हैं कि बच्चों में भी ये तेल नहीं डालना है कान नहीं नाक जी में? नहीं, बच्चों में भी तेल नहीं डालना चाहिए। पर ये तो बहुत कॉमन है, छोटा बच्चा हुआ उसका हाँ। मालिश शुरू होता है, कान में डालते हैं, नाक में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, सब में सरसों का तेल वो डालते मैंने हैं। बताया ना कि दादी के जमाने के नुस्खे के समय का ये है कि हर बीमारी का इलाज जो है वो लोग तेल है। तेल ही में खोजते हैं, और तेल ही में बहुत सारी चीजें हैं, मैं दसियों गिना दूंगा। कभी कभी गेंदे का फूल डाल देते हैं, कई बार खैनी का रस डाल के डालेंगे, लहसुन तेल पका के डालेंगे, तुलसी का पत्ता डालेंगे, कई बार लोग सिंदूर डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बता नहीं पाएंगे कि क्या क्या लोग डालते हैं। कभी कभी हम लोग बड़ी ताजुब होते हैं, अच्छा ये भी डाला जाता है, ये भी डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, नहीं कान के डालना साथ चाहिए, कुछ भी नहीं नुकसान करना करता है। चाहिए। बहुत कान में तकलीफ है, पास के पड़ोस के किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए, कोई ईयर ड्रॉप ले लीजिए एंटी फंगल, या कोई भी कान की खोंट की मांग लीजिए, वो कम से कम नुकसान नहीं करेगा आपको, और अगर आराम मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर से आप जरूर मिलिए। सर जब अब कान की बात हो ही रही है तो शौकिया भी और संस्कृति भी है कान में छेद करा के बाली वगैरह पहनने का। किस एज में छेद करा सकते हैं और ये कराना हेल्दी है या नहीं? अब चूंकि एक हमारी ये परंपरा है, खासतौर से हमारे हिंदू समाज में नाक छेदने का, कान छेदने का एक परंपरा है लड़कियों में, तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, मना तो नहीं करता हूँ, लेकिन कान छेदवाएं तो बिल्कुल हेल्दी मैनर में छिलवाएं और एक्सपर्ट से छिलवाएं। ये नहीं कि कान छेदाना है तो सड़क चलते आया, कान छेदने वाला बैठ गया और धोया पोछा और कान छेद दिया, या किसी आप सुनार के यहाँ चले गए जो फ्रिक्वेंटली कई लोगों को छेद रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो उसके बाद उसमें स्टलाइज एरिया में अगर आपने कान छेदता है तो कान पकने का डर रहता है। अब कान में तो चल गया, मान लीजिए यहाँ पे कान पक गया तो वो चलेगा, लेकिन नाक पक गया तब तो वो ओपन एरिया है, तो अच्छे लगने के लिए हमने कान छेदवाया और वहां पे फोड़ा बन गया, घाव बन गया, तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो छेदने का भी पर्टिकुलर एरिया होता है जो एक एजुकेटेड पर्सन ही जान पाएगा, एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि कान किस कहाँ पे छेदना चाहिए नाक में। अदरवाइज हड्डियां होती है, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में आपने छेद कर दिया वो कान पक जाता है अक्सर। तो कान को छेदने के लिए ये बहुत हल्के में न लगे, हर पेरेंट्स को एक एक्सपर्ट उस डॉक्टर जो है उसी के पास जाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर लोग भी कान और नाक छेदते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अरे सारे डॉक्टर करते हैं ये। अच्छा। और बहुत आसानी से 1 मिनट काम होता है, वो छेद देते हैं, उसके बाद वो स्टलाइज एरिया लेकिन को कम सर, से कम ये प्रिकॉशन तो बताते हैं। मतलब ये चीजें तो मुझे लगता है बहुत लोगों तक पता ही नहीं है, इसीलिए ये लोग पता जो ही है नहीं, इसीलिए वो सुनार के सुनार पास और- चले जाते हैं, और हाँ। जो छेदने वाले तो डॉक्टर ही छेदता है। नाक छेदवाना है चाहे कान छेदवाना है, ऐसा नहीं कि उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई कान छेदने के बाद जा करके सुनार के यहाँ छेदवा हाँ, लो। ये मेरा काम ऐसा नहीं है, ये मेरा अच्छा। काम नहीं है, हाँ, ये चीज नहीं है। हाँ। पहले ये है कि वो आवे तो पेशेंट डॉक्टर के पास, तो आते ही नहीं है लोग क्योंकि वो उन्हें आते पता ही नहीं है। उनको कान छेदना तो वो समझते हैं कि डॉक्टर का काम नहीं है, ये तो सुनार छेदेगा हमारी बगल वाली गली का, इसलिए वहां पहुंचते हैं। अब जब वो पक जाता है तब वो आकर के फिर आते हैं, बहुत सारे ग्रेनुलेशन बन जाती है, ट्यूमर टाइप का हो जाता है, गांठ जैसा हो जाता है। हाँ गांठ जैसा हो जाता है। तो गए कान को अच्छा लगने के लिए कि कान छेद जाए और नाक छेद जाए और नाक ही खराब करके चले आए, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। कई बार कान छेदने में इतना इतना वो होता है। अब कान छेदने की बात आई तो मैंने देखा कि कई बार गाँव में वो ऑर्नामेंट पहनते हैं तो स्प्लिट कर जाता सर है। ये सिर्फ गांव में नहीं, छेद शहरों जो में भी बड़ा हो है, जाता शहरों में भी है। ये छेद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है हाँ। कि कट भी जाता है। तो उसको भी सिलने का कार्यक्रम डॉक्टर ही करेंगे, ईएनटी का डॉक्टर ही करता है। अब कई बार लोग सलाह देते हैं कि उस पर वो दवा चूना लगा दीजिए। गांव में मैंने देखा है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि चूना लगा दिए, 2-3 दिन 4 दिन चूना लगाइए, धीरे छेद धीरे भर धीरे धीरे वो जाएगा। छेद भर जाएगा। और वो इस लेवल तक चूना लगा देते हैं कि पूरा का पूरा जो लोब्यूल है, ईयर जो पार्ट है जिसमें हम पहनते हैं,
वो बिल्कुल सड़ जाता है, नेक्रोज हो जाता है और उसको काट के निकालना पड़ता है। तो किया तो अच्छे काम, लेकिन वो अनजान में, नासमझी में वो काम कर गया जो एक आम आदमी ने बता दिया, और उसके बाद फिर वो ईयर लोबुल निकालना पड़ा। कितनी लड़कियों का, मतलब केवल ईयर लोबुल नहीं, खास तौर से बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग मल्टीपल कान को छेद करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ से, और उसमें एक भी इन्फेक्ट हो जाता है कई बार, तो कान पूरी की पूरी कान ही लड़क जाती है, पहनने लायक नहीं रहता है, पूरी शेप खराब हो जाती है कान की। तो इस चीज़ का वो ध्यान दे। मैं किसी के शौक पे नहीं कहूँगा कि कान क्यों से दबाया, नाक क्यों से दबाएं, लेकिन एक्सपर्ट से दबाएं और प्रॉपर। और ये जो कट जाता है सर, ये जो कान कट जाता है भारी भारी झुमके पहनने, और इसका क्या, कैसे क्या करें? नहीं तो वो सिल जाता है, वो फिर सिल जाता है। हाँ, पूरा सिल जाता है। घरेलू नुस्खा नहीं आजमाना? नहीं, घरेलू, उस पर घरेलू नुस्खा नहीं। अगर आपने चूना वूना यूज कर दिया, तो मैंने ये देखा है कि कई बार कोई मस्सा होता है, उसको भी जलाने के लिए, गिराने के लिए लोग चूना लगाते हैं, जल जाता है, वो जल जाता है। तो वही काम तो यहाँ पे भी नहीं किया, वो स्किन को जला दिया। अब वो चूना इतना ज्यादा अमाउंट में लगा दिया कि वो पूरा का पूरा नेक्रोस हो गया, और फिर वो निकालना पड़ता है। तो उसको मालूम नहीं ना कि कौन चीज, चूना तो उसका इलाज है ही नहीं है, लेकिन ये भी नहीं मालूम है कि अगर वो लगा रहा है तो कितनी मात्रा में और कितनी बार लगाना है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट ईएनटी के पास ही उसको सलाह लेना चाहिए और जाना चाहिए। कोई घरेलू नुस्खा काम नहीं करता है क्या उसमें? नहीं, घरेलू नुस्खा, वो कान का अगर वो स्प्लिट कर गया, वो 2 फांक हो गया अगर पहनने से, तो बिना उस सिले नहीं जुड़ेगा वो। ये है। गले में सर खराश हो जाती है, मौसम बदला नहीं कि गले में खराश शुरू हो गई, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, कहीं ट्रैवल में गए तब, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसके पीछे का कारण क्या होता है और कैसे ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, जाड़े के मौसम में ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर से स्प्रिंग सीजन जो होती है, जब फ्लावर ज़्यादा, या बसंत ऋतु में जो फ्लावर, हर जगह फ्लावर ही दिखता है और पॉलेंस खूब दिखती हैं। जाड़े में आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे से सेंसिटिव हैं, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है कान की और ये गले की। तो उनको मैं सलाह यही दूंगा कि गुनगुना पानी पिए वो, और अपने गले को ढक करके रखें, और उसके बाद अगर कुछ तकलीफ हो भी जा रही है तो लंबे समय तक उसका अपने खुद स्वयं इलाज न करें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें वो। तो गले को ठंडी से आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर आप गले को ढक करके रखें, अपने को बचा करके रखें ठंडी से, और गुनगुने पानी का ही सेवन करें अपने लिए, तो ठीक रहेगा गला। लेकिन वैसे तो गला, जैसे कि आप गुनगुने पानी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताइए, क्या ठंडी में आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीने से या किसी तरीके का कोल्ड ड्रिंक पीने से गला बैठ जाता है? ये सच है या मिथ है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक तो पीना ही नहीं चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या वो सच में गला बैठा देता है? लेकिन आप ठंडी में ही ठंडी चीज अगर चिल्ड पिएंगे तो गला तो बैठा देगा वो। इवन आइसक्रीम भी, तो इस उससे अवॉइड करना चाहिए। बाहर की चीज़ें, मैं तो इन सब चीज़ों में बहुत कम, मैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, और मैं सलाह दूंगा अपने दर्शकों को कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ना पिए। तो ठंडी चीज़ें गले का इन्फेक्शन और बढ़ा सकती हैं। हाँ जी। जो ज़्यादा बोलने वाले प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई मेरी तरह जर्नलिस्ट है, या कोई वकील है, या कोई टीचर है, तो उनको अपने गले का कैसे ख्याल रखना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि एक टीचर अगर कंटिन्यूअसली बोल रहा है, लेक्चर ले रहा है, तो उसको भी थोड़ा बोलने की जो नसें, वोकल कार्ड होती है, उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। एक नेता का एग्जाम्पल दिया कि दिन भर वो सुबह तो बड़ी अच्छी आवाज से लेके शाम तक जुड़ बोल रहा है, भारी हो गया, बैठ गया, बोल ही नहीं पा रहा है, तो रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो ऐसे टीचर्स अगर है, खास तौर से जो एलर्जिक हैं, उनके लिए तो बहुत जल्दी होता है। अब गला भी खिंच रहता है, खराश रहता है, कुछ अटका है, यहाँ पे कुछ फंसा रहता है गले में, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी रहता है कि वो प्रिकॉशन ले करके और टीचिंग कर लें। हाँ, अपने साथ जैसे कंटिन्यूसली क्या होता है ना कि जब बोलते जाते हैं ना तो गला सूखता है, सूखने की वजह से भी अगर उसमें कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं तो फिर वो सूजन आने लगता है। तो अपने साथ वो गुनगुना पानी में, थर्मस में पानी ले जाएं, टीचर भी ले जाएं, हर 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे अगर बोल रहे हैं तो उसी में 5-10 मिनट रेस्ट करें,
गार्गल से नहीं, पानी 1-2 कुल्ला पी करके गले को नमी बनाए रखें, प्रॉपर नमी बना रहे। तो उनको एक इक्विलिब्रियम कितना बोलना है, कितना रेस्ट ले लेना है और गुनगुना पानी अपने साथ रखें, ये बना करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज उनकी गला तो बैठ जाएगी और उसी बैठने में ना ज्यादा बोलने से और प्रॉब्लम ज़्यादा बोलेंगी तो और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें 2 फेज होता है, एक टेम्पररी फेज होता है बैठने का, एक परमानेंट फेज होता है। टेम्पररी में तो मान लीजिए कि आपने शाम को गला बैठा, अब एक दिन नहीं बोला आपने, रात भर मिला, सवेरे फिर ठीक हो गया उस एजेंसी को। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसी में आप बोलते गए तो फिर वो जो मोटा जो नस होती है बोलने वाली, वो परमानेंट उसी में चेंज हो जाएगी और फिर वो सही नहीं होती, सही नहीं होगा। फिर उसका वो कोयल जैसी मीठी आवाज, फिर वो दूसरी आवाज में बदल वो सकती है। क्वालिटी उसकी नहीं ला पाएगी जो पहले वाली थी। कितने दिन तक गला बैठा नॉर्मल माना जाए और कितने दिन से ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए सीरियस मान के? जैसे अगर आपने दिन भर बोला, शाम को गला बैठ गया, आपने आई कुछ घर में गुनगुना पानी पिया, गलाला वलाला नहीं करना चाहिए। अब वही मैं पूछने वाली भी थी, इसमें भी बड़ा घरेलू नुस्खा चलता है कि गला बैठा है तो शहद, नींबू, नमक पानी से गला, गुनगुने पानी में शहद और नींबू जो है थोड़े अमाउंट में करें, क्योंकि अगर सिट्रस फ्रूट से जो एलर्जिक होगा उसको तकलीफ होगी। बहुत चीजें अपनाई जाती है सर, जैसे गलाला करना अपनाया जाता है, नींबू पानी पीने के लिए कहा जाता है, शहद डाल के, अदरक को खौला के और उन सब चीजों को काढ़ा टाइप की आप जो बात कर रही हैं, हाँ। तो वो ठीक है, गर्म पानी में शहद मिला करके, चाहे थोड़ा सा 2-4-5 बूंद नींबू, थोड़े अमाउंट में, ज्यादा नींबू पूरा खट्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खट्टे से एलर्जिक है, जो सिट्रस फ्रूट से जो एलर्जिक है उसको प्रॉब्लम करेगा, तो वो पीना चाहिए। बहुत तेज गलाला नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलाले में तो आप गल करते हैं तो आवाज ही निकालते हैं ना कस के, तो हमें तो रेस्ट की जरूरत है ना। तो कुल्ला कर लें और थोड़ा रेस्ट हो जाएगी, थोड़ा स्टीम इनहेलेशन ले लें, भाप सबसे ज्यादा काम करता है, स्टीम इनहेलेशन आदमी ले लेता है तो सुबह तक फिर वो ठीक हो जाता है। ये हुआ तो टेम्पररी फेज। लेकिन अब आपका गला ठीक ही नहीं हुआ, दूसरे दिन से फिर उसी में आपने बोलना शुरू किया, लगातार आप बोले चले जा रहे हैं, तब वो फिर आपका वो परमानेंट फेज में जाएगा और फिर आप थोड़ा ठीक भी हुआ बाद में अगर रेस्ट किया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगा जो पहले थी। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ दिनों में, 1-2 सालों में सूंघने में और चखने में प्रॉब्लम शुरू हुई है। कुछ लोग इसे कोविड से भी जोड़ रहे हैं कि कोविड के बाद से टेस्ट बर्ड जो है वो खराब हो गए हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम, ये कितना सच है और ये कब तक सही होगा? जिनको एलर्जिक होते हैं या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें स्मेल और टेस्ट दोनों खराब हो सकता है, या केवल आइसोलेटेड स्मेल भी खराब हो सकता है, जा सकता है, या कम हो सकता है पहले की अपेक्षा, और टेस्ट भी हो सकता है। ये कैसे सही होगा? तो अगर वो जो से वायरल है ना, अगर वायरल अगर है तो आप एंटी एलर्जिक दवाई लेंगी और थोड़ा धीरे धीरे और भी मेडिसिन कुछ डॉक्टर देंगे, वो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कोविड में तो वो प्रॉब्लम थी कि जैसे कोविड के बाद से मेरी मम्मी के साथ ये हुआ है कि उनको कोई टेस्ट नहीं आता है। मतलब आप कितना भी स्वादिष्ट खाना उनके सामने ले जाइए, उनको सिर्फ इतना पता है कि नमक पड़ा है, मिर्च पड़ा है, उसके अलावा उनको कोई टेस्ट नहीं आता है। आप बगल में कितना भी अच्छा परफ्यूम लगा के चले जाएं, कोई सुगंध वाला अगरबत्ती जला दे, उनको कोई भी स्मेल नहीं आती है। अभी कुछ 1-2 सालों में हुआ है, तो ये सही हो सकता है? वायरस कितना विरुलेंट है और कितने लंबे समय तक वायरल उनको इन्फेक्शन हुआ, इस पे तो हमारी स्मेल की नसें जो होती है नाक के ऊपरी हिस्से में होती हैं, और वो नर्व टर्मिनल्स होती हैं, वो सेल्स होती हैं एपिथेलियम, अगर वो परमानेंट डैमेज कर दिया वायरस तो फिर स्मेल आपका कम ही रह जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, अभी डैमेज होने की प्रोसेस में है, तो आपने ट्रीटमेंट लिया और रिकवर कर गया, तो ये डिपेंड करता है कि क्या वायरस। हाँ, अब फंगस, ब्लैक फंगस में तो परमानेंट ही डैमेज कर देता था, इसलिए उनको अभी भी जो फॉलोअप में कुछ पेशेंट अभी भी हैं, अभी भी उनको स्मेल की प्रॉब्लम आती है कि पूरा स्मेल नहीं आया। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट वगैरह करा सकते हैं? नहीं, वो इसमें टेस्ट की जरूरत नहीं है, इसमें तो वो खुद ही पेशेंट बताता ही है कि हमें स्मेल नहीं आ रही है। अब हमें पूछना है कि किस चीज की नहीं आती, तो किसी की भी नहीं आती, या टेस्ट केवल जो भी खाता है वो बिल्कुल लगता है कि कुछ स्वाद ही नहीं है, बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं। तो वो सारी चीजें खुद ही पेशेंट बताता है उसमें। और अगर टेस्ट की जरूरत पड़ती है कि हाँ कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो फिर डॉक्टर एक्सपर्ट उसके लिए टेस्ट करता है।
खाते वक्त निगलने में जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ अटक रहा है ऐसा महसूस होता है, वो कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है या ये भी एक वायरल है जैसे टॉन्सिल बढ़ जाना? नहीं, खाने में अटकना जैसे ये सब चीज़ें होती हैं कि नॉर्मली अगर कोई डिजीज है फूड पाइप में या गले में, उसके वजह से अगर अटक रहा है तब तो वो डॉक्टर का एक्सपोर्ट करना पड़े। लेकिन कई बार कोई डिजीज भी नहीं रहता है तब भी लोगों को अटकने की समस्या रहती है। कोई बार एक दो आपने खाना खाया और फिर पानी लिया, फिर खाया फिर पानी लिया, तो ऐसे चीज़ों में कोई बीमारी उनको नहीं मिलती है, लेकिन गले में प्रॉपर सलाइवेशन जो होती है वो नहीं होती है, वो चीव नहीं कर पाए उसको, जो चबा करके हम लोग खाते हैं वो नहीं खाया, वो नहीं किया, और वैसे ही जल्दी जल्दी में लिया और घुटा, और वो भी एक कारण होता है। और कई चीज़ों लोगों में चूँकि ड्राइनेस होती है गले में, तो वो फीलिंग होती है अटकने की, और कई चीज़ों में तो वाकई बीमारी होती है, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी है फुट पाइप में या गले में, वो रुकावट कर रहा है। तो वो देखने के बाद ही, एक डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही वो रूल्ड आउट करता है कि ये जो चीज़ है इसकी डिस्पेजिया बोलते हैं उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कि इसकी डिस्पेजिया वाकई में किसी डिजीज की वजह से है या इनको ऐसी फीलिंग होती है, महसूस होता है। तो डॉक्टर ही बताता है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करता है। तो अगर ऐसा है उसको, तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए उसको, क्योंकि रूल्ड आउट हो जाए क्योंकि बीमारी तो कोई नहीं है बड़ा कम से कम। प्रॉब्लम है या ये सिर्फ दिमाग का खेल? अच्छा, ये चीज होता है कि जब हम कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं, किसी ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं या कभी फ्लाइट ले रहे हैं, तो हमारे कान में एक अलग तरीके का दर्द महसूस होता है या कुछ खिंचाव जैसा महसूस होता है, वो क्यों होता है? वो आपने वैसे ही नहीं, आपने आप फ्लाइट में जाइए, हाँ, जब वो लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, तब भी प्रॉब्लम आती है। पहाड़ों ये में जाओ तो पहाड़ों ऐसा में होता है, जाइए, ऊंचाई पे ऊंचाई जाइए, पे जाएं तो बेसिकली ये साइंस है इसमें। जैसे जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पे, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो अलग है, और अभी हम 5000 फुट ऊपर चला जाए तो वहाँ प्रेशर अलग होगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे डाउन आएंगे प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो इसी प्रेशर को बैलेंस करता है हमारा कान। ईस्टर्न ट्यूब जो है, अच्छा, जो गले से और कान को जोड़ता है। यही मेन कार्य उसी का कि वो प्रेशर बैलेंस करे, कि हमारा कान अगर प्रॉपर फंक्शनिंग है तो जो प्रेशर 5000 फुट ऊपर है पहाड़ पे जो है, उससे हम ईयर हमारा जो है वो कर ले, इक्विलिब्रियम कर ले, संतुलन बना ले एक ठो। और जिनका संतुलन नहीं बन पाता है किसी वजह से, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है, दर्द होने लगेगा, भारी लगने लगेगा, एकदम उनको परेशान हो जाते हो जाएगी। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो कई बार आदमी कान खींचते हैं, जबड़ा चलाता है, एक्सरसाइज करता है, ऐसे ऐसे करता है, या कुछ न कुछ बबल गम या कोई इलायची उलायची चलाता रहा, जुगाली करता रहता है, ताकि वो प्रॉपर खुलता रहे। और एक बार खुल गया, प्रेशर बैलेंस हो गया, तो ऊपर भी ठीक, नीचे भी ठीक। लेकिन अगर खुला तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो जब तक प्रॉब्लम किए रहेगा तब तक कि वो खुल करके प्रेशर उसका बैलेंस ना हो जाए। इतने जहाज़ों में तो जब नीचे आते आते कई लोगों के कान से ब्लड आने लगता है, पर्दा बहुत दर्द होता है। हाँ, इतना ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में चिंगम वगैरह खाना चाहिए? चिंगम खाना चाहिए, जो एक्सरसाइज कर ले एक्सरसाइज कर लीजिए, और प्रेशर का असर कम पड़े बाहर और ऊपर से, तो हम तो सलाह देते हैं कि एक्सटर्नल कैनाल में कुछ नहीं तो बहुत टाइट पैक्ड कॉटन का बाल बना करके कानों को बंद कर लें। जब एक लेवल पे ऊपर चली जाएंगे ना तो उतना दर्द नहीं करता है जब मेंटेन हो जाए, लेकिन वो लैंड में चाहे टेक ऑफ में आपका कान प्रॉब्लम करता है। सोने के लिए आजकल बड़े तरीके आ गए हैं, कान में हेडफोन जैसा कुछ छोटा छोटा डालते हैं ताकि बाहर से घर का शोर ना आए, बीवी क्या चिल्लाने का आवाज कान में ना जाए, तो आजकल लोग डालते हैं ऐसे कान में और सोते हैं। वो कितना सही होता है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कि बाहर का ऐसे में तो घर में नुकसान हो जाएगा, कोई अगर घर में घुस आया पता ही नहीं लगे हम सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको लगा करके सब नहीं सोना चाहिए। सब कुछ अगर रात को सब लोग सोते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, वो नुकसानदायक है, नहीं करना चाहिए। तो सर्दियों में सबसे ज्यादा ईएनटी में क्या पेशेंट क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? सबसे ज्यादा बच्चों में कान की प्रॉब्लम आ रही है, कान में पेन दर्द की आ रही है, कान बहने की आ रही है, सर्दी जुकाम की वजह से।
बड़ों में गले की भी प्रॉब्लम आ रही है और नाक से खून आने की प्रॉब्लम आ रही है। सर्दियों में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हम्म। तो प्रॉपर मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग नाक से खून जिनके आ रहा है वो अपना ब्लड प्रेशर को दिखाते रहें, मेंटेन करें। जो कार्डियक दवाई पे हैं वो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। हम्म। और बच्चों में सर्दी जुकाम हो तो उनके पेरेंट्स सतर्क रहें, अदरवाइज कान दर्द करेगा, बहने लगेगा। थोड़ी भी सर्दी जुकाम हो रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और प्रॉपर केयर करें बच्चे की। और जो एक दूध पिलाने के छोटे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बच्चे हैं, दूध पिलाने के पॉस्चर, प्रॉपर एक पॉस्चर होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी लेटा दिया, दूध पिला दिया, बॉटल पकड़ा दिया। खास तौर से रात में बच्चे जो हैं अगर रोते हैं, भूख लगता है तो मदर उसकी उठे और अपने गोदी में उसका हेड अप करके दूध पिला करके फिर बच्चे को सुला के अपने आप सोए। अदरवाइज क्या होता है कि मदर सोई रहती है और बच्चा दूध हाँ, पीता ये रहता सोशल है। मीडिया पे चलता है, बच्चा ऐसे भी लेटा है, उसको गोद मिली है तो भी लेटा है, तो दोनों में तो बच्चा का नहीं पोजीशन नहीं, लेटने का वो ही है, लाइन पोजीशन नहीं बेड है। भी लेटा है तो वो बिल्कुल एक समतल बेड है ना। लेकिन जब हम गोदी में लेके पिलाते हैं तो हमारे हम हेड हेड अप होता रखते है, हैं। वो हेड अप रहता है। तो कई बार ये बच्चा लेटे लेटे दूध पीता है तो उसका दूध जो है उसी ट्यूब, जो हमारा प्रेशर बैलेंस को उसी ट्यूब की वजह से कान में भी चला जाता है, जो कान को इन्फेक्ट करता है। ये ट्यूब इन्फेक्शन का भी सबसे बड़ा रास्ता है, जो प्रेशर बैलेंस करता है कान का। तो वो उससे इन्फेक्शन सबसे मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होता है उसी ट्यूब से ही जाती है। तो वो ट्यूब अगर लेटा के बच्चों में नेचुरल तरीके से वो छोटा होता है ट्यूब और चौड़ा होता है। बड़े में जो होती है वो लंबा होता है और पतला होता है, ये नेचुरल बनावट है। तो जहाँ छोटा होगा और वाइड होगा तो वहाँ दूध जल्दी पहुँचेगा ना। जुकाम लगा उसका बलगम कफ जल्दी पहुँचेगा। इसीलिए बच्चों में कान बहने की संभावना इस जाड़े में ज़्यादा आती है। क्योंकि सर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो 3 सुझाव आप दीजिए दर्शकों को जिससे वो अपना खास तौर पर ख्याल रख पाएँ कान, नाक, गले की। अब मैं बहुत सारी चीज़ें, एक तो कॉमन डिजीज़ होती है कान की, नाक की, गले की, वो तो किसी भी सीज़न में आता है। लेकिन कुछ बीमारियाँ जो होती हैं वो सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस सीज़न का प्रॉपर ध्यान दें। जैसे अब जाड़े में मैंने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया, उसका ध्यान दें, प्रॉपर केयर करें अपने नाक की और कान की। और जो ख़ास तौर से एलर्जिक हैं, ठंड से सेंसिटिव हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। नाक से खून आने पे जो हमारे कार्डियक पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट हैं, वो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। ब्लड प्रेशर का नियमित जांच करें और दवा लेते रहें। और जो ब्लड थिनर लेते हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह गोली लेते हैं, वो पेशेंट और सतर्क रहें क्योंकि उनमें नाक से ब्लड आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बाकी चीज़ें, एक चीज़ मैं और सलाह देता हूँ कि बच्चे जो खेलने वाले हैं, टीनेजर ग्रुप के, जो खेल में चोट लग जाती है, नाक पे लग जाती है, कान पे लग जाती है, तो वो भी थोड़ा संभल करके सतर्क रहे खेलें। हाँ, एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया, उसको डिस्कस करता हूँ कि अक्सर बच्चे का बाल कान नाक पे ना लगे के कान पे लग गया, या किसी टीचर ने बच्चे को एक झापड़ लगा दी, या किसी वजह से पटाखा फूट गया बहुत तेज़ आवाज़ में, तो कान के पर्दे फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो फिर मैंने बताया कि जैसे ही किसी ने वो झापड़ लगा दिया, या कोई चोट लग गया, या बाल लग गया, या घर के ही पेरेंट्स किसी ने अनजाने में उसको पिटाई कर दिया और कान पे लग गया, तो पर्दा कई बार डैमेज हो जाता है। कान तुरंत सुन्न हो जाता है, उसके कान से खून भी आ सकता है, सुनाई कम देने लगता है। तो मैं आप सबसे आग्रह यही करूँगा कि जब भी चोट लगे और कान में सुन्नापन आ जाए, भारी लगने लगे, तो पहला चीज़ यही करें कि कान में कुछ भी ना डालें। ना तेल डालें, ना पानी डालें, और ना ही कोई ईयर ड्रॉप डालें। क्योंकि अगर एक हेल्दी ईयर ड्रम रप्चर हुआ है, तो रप्चर होने का मतलब हमारा कान जो है ना, वो एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट मैच बॉक्स जैसे स्पेस है। और कॉम्पैक्ट मैच बॉक्स जैसे स्पेस है, तो उसमें जो चीज़ें नेचुरल तरीके से हैं मशीनरी कान की, वही हैं, इसके अलावा कोई उसमें नहीं है। मतलब वो बिल्कुल एक एसेप्टिक जोन है। लेकिन जैसे ही वो रप्चर होता है मेम्ब्रेन, तो सीधे वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाता है, एक्सटर्नल कैनाल से।
अब हम अगर ड्रॉप डालते हैं, तेल डालते हैं, तो पर्दा तो रप्चर हो गया, तो कान की सारी गंदगी को लेते ही वो उस एरिया में पहुंच जाता है जो एसेप्टिक है, और एसेप्टिक जोन जो है वो सेप्टिक बना देता है। इसलिए कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल कान को बंद करके रखना चाहिए। नोज ब्लो नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हवा नहीं भरना चाहिए, ऐसे जो हम लोग किसी में एडवाइस करते हैं जब कान बंद हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं करना चाहिए। और कान को बंद कर लें, कोई बहुत फोर्सफुली स्नीजिंग ना करें, और नेक्स्ट डे नियरेस्ट जो डॉक्टर है उससे ज़रूर मिलें। तो यही सलाह है मेरी आप सबके। तो छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें तो घर में ही उसका समाधान हो सकती है, ईयर नोज थ्रोट से संबंधित। लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है तो आप नियरेस्ट ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपने आप को स्वस्थ एंड हेल्दी रखें। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जितने देर तक आपने सुना, इसमें बहुत सारी चीजें अब तक आपने सुनी ली होंगी कि आज तक जिसे आप सही मानकर इस्तेमाल कर रहे थे, कानों में तेल डालना, या आपके ध्यान में भी ये सवाल आता होगा कि जब आप फ्लाइट लेते हैं तो कानों में दर्द अचानक क्यों होने लगता है। इन सभी सवालों का जवाब हमने लगता है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब से जान लिया है। और सर आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।